तो इससे यही सीखा जो मैं लोगों को सिखाते रहता हूँ कि हाँ भाई जो भंगार कैप है उसके अंदर में नहीं जाने का। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर 4 तरह के कैप हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक है भंगार कैप। तो वो भंगार कैप से हमेशा बच के रहना, तो मैं हमेशा बच के रहता हूँ। और लेकिन मालूम नहीं उस दिन कुछ ज़्यादा पी लिया होगा पहले दिन मालूम नहीं, मेरे को लगा शायद कि अब इसका कुछ नया आ रहा है। तो ज़िंदगी रोज़ नए रंग दिखाती है हमें, जैसा है कि आपको हर समय हर आपके एक्शन से आपको सीखना है। आप खुद पर भी ध्यान रखें, जो मैंने पहले बोला, तो अभी आप अपनी लाइफ में बहुत सीख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये गलत किया, उसका परीक्षण कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए, उसको जाने मत दीजिए। एक गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपकी खुद की गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई आपको सिखाने वाला नहीं, यहाँ पर हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाने वाला। वो टाइम चला गया जब स्कूल में बैठकर आपको हाथ से कोई सिखाया जाता था। तो दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है और आजू बाजू की लोगों की गलती। और एक बात और है, अगर हर सारी की सारी गलतियाँ आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, सारे के सारे लेसन अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो इस बोल का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर लोगों की गलतियों से सीखें, उनको ध्यान देकर उनसे सीखें, तो आप बहुत जल्दी जल्दी अनुभव से आप सीख सकते हैं। और ये खेला अनुभव का ही है। जैसे मैंने गाने में भी लिखा है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, फ्यूचर ने रूमर ने टिप्पर ने टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो ये शेयर बाजार का जो काम है ना, ये मेरे को ये समझ में आ गया, ये अनुभव का ही काम है यहाँ। नमस्कार सर। मैं संजीव दमानी। नमस्कार सर। किधर देखूं, इधर। नमस्कार सर। आपके अनुभव से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अभी जैसे आपने सहरा का जो हमको एग्जाम्पल दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी समय एक ये डिसीजन लेना कि भाई अब ये हाइट आ गई है और उसमें से एग्जिट करना और फिर वापस री एंटर करना, ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो? सर मैं ऐसा ट्राई किया हूँ बहुत बार कि आप जो बता रहे हैं कि ऐसा कर लो और पहले बेच दो, इतना स्मार्ट मैं नहीं हूँ सर, और इतना स्मार्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि फिर आपसे गाड़ी मिस हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए गाड़ी बॉम्बे से निकलती है और समझिए गांधी धाम या जो भी यहाँ पर आती है, और सपोज वो गाड़ी बोरीवली आती है या वापी आती है, समझिए 8 घंटा लगता है फॉर एग्जांपल के लिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य वापी गांधी धाम पे है मेरा लक्ष्य, ठीक है। मेरा लक्ष्य बीच के अंदर में नहीं है। समझिए बोरीवली आते तक वो गाड़ी 15 मिनट पहले बोरीवली पहुंच जाती है। मानिए आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न आ गया, वो पहले पहुंच गए, तो सर आप बोरीवली में उतर जाएंगे क्या आप कि 15 मिनट पहले पहुंच गई, चल मैं पान बीड़ी पी के आता हूँ, खाते आता हूँ, बाद में चढ़ लूँगा? ऐसा करेंगे क्या आप? बार बार सीट पे ध्यान जाएगा, कोई बैठे नहीं जाए, या बाद में सामान पर ध्यान जाएगा कि मेरा निकल नहीं जाए आपको। तो मैंने उस चीज़ को मेरा लाइफ में लगाया कि अगर सपोज ये बोरीवली पहुँचती है 1 घंटे में, या वापी पहुँचती है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, समझिए वो 3 घंटे में पहुँची, लेट हो गई, इसका मतलब आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तब भी आप वापी में उतर जाएंगे क्या सर? दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे क्या कि नहीं ये तो ट्रेन बकवास है? नहीं ना। तो सर यही पेशेंस का बात है, यही परसेप्शन का बात है। तो मैं उस चीज़ को ये सीखा कि ये जो काम है ना सर, लेना बेचना और निकलना, इसमें कोई दक्ष नहीं है, इसके अंदर में कोई आदमी इसके अंदर में पक्का नहीं है, और इसमें आपके हाथ से वो ट्रेन निकल ही जानी है इसके अंदर में। तो ये मैंने अनुभव किया। इस बोल कर मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया कि मेरे को बीच में निकलने का नहीं है। मैं ऐसा जरूर करता हूँ कि समझिए मैंने 3% शेयर्स लिया, तो मैंने थोड़ा शेयर्स बेच दिया। समझिए 2000-2500 का बाद जैसे सेरा हुआ या 1500 में हुआ कुछ हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत शेयर्स बेच दिया। तो उसको कैलकुलेट करूं तो मेरा तो अलग ही बात हो गया। मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूं, मैं जो लास्ट तक रखा 1.25% मैं खाली उसकी आपको बात कर रहा हूं। तो मेरे को लगता है वो काम पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या ना सर, एक बार आप निकल भी गए, समझिए आपका शेयर 3 गुना हो गया या 50% हो गया, आपने निकल गया, आप वो पैसा क्या करोगे सर? क्या तो आपसे भाभी जी ले लेगी कि मेरे को गहना बनवाने का है, तो आपके बुल मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपको, या फिर आप कोई दूसरा शेयर्स लोगे सर। तो दूसरा शेयर्स लोगे तो हो सकता है वो भी तब तक अगर 50% नहीं बढ़ाओ, 100% नहीं बढ़ाओ, तो 25-30-40% बढ़ाओ, वो आप एक्सपेंसिव ले रहे हो। तीसरा, इसमें आपका कैलकुलेशन राइट हो गया, जरूरी नहीं है उसमें भी आपका कैलकुलेशन राइट हो। तो ये सारी चीज़ों को सोच विचार कर ये काम करना चाहिए। और क्या ज़िंदगी में अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। रोज़ रोज़ आप इसी टेंशन में जी रहे हो कि आज ये ले लूँ, कल वो ले लूँ, परसों ये ले लूँगा, तो सर ये हलवा तो नहीं है ना कि आज मूंग का बना लिया, कल दाल का बना लिया, परसों इसका बना लिया। तो ये सीरियस बिजनेस है ये। आप इसको अगर बिजनेस के हिसाब से समझोगे तो आप सोचिए प्रोमोटर ऐसा काम करता है क्या कि हाँ भाई आज मैं कंपनी का इतना शेयर बेच दूँ, फिर मार्केट घट जाएगा, मैं इतने ऐसा वापस ले लूँ।
ऐसा नहीं होता है सर। तो मैंने तो और लोगों से भी जो मैं बातचीत करता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि कोई भी आदमी इसमें सक्सेस नहीं होता है इसका, फिर आप हर समय काम में ही लगे रहते हो, तो जल्दी निकलना ये करना। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, मैंने अल्टीमेटली कोई ऐसा भी, जैसे हो सकता है मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी, मार्केट की जो लिक्विडिटी रहती है उससे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो मेरे लिए निकलना और घुसना मेरे लिए थोड़ा अभिमन्यु के जैसे है कि मैं निकलना अपनी मर्जी से है और घुसना अपनी मर्जी से नहीं है, वो मार्केट की मर्जी से है। लेकिन मार्केट बूम होएगा तो मैं निकल सकता हूँ, नहीं तो नहीं निकल सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। आप खुद का देखिए, मेरे से आपने पूछा, अब आप खुद का आराम से शांति से बैठ कर अकेले में आप चिंतन कीजिए और बोलिए 5 साल में अपना स्क्रिप्ट का नाम लिखिए, मैंने इन शेयरों में काम किया, क्या क्या भाव में लिया और क्या क्या भाव में बेचा, बेचते समय मेरी मनस्थिति क्या थी, आज वो शेयर्स क्या है। हो सकता है 10 में से 5 में आप राइट भी रहे होंगे और 10 में से 5 आप रॉन्ग भी रहे होंगे, तो वो आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं देता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। अगर आपको उसके अंदर में हैप्पीनेस आती है कि चलो ठीक है मैंने मेरा कमा लिया, ठीक है मेरा इतना खाना था, मैंने 500 ग्राम खाना था, मैंने मेरा खा लिया, अब आगे का आगे दिखा जाएंगे, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन वेल्थ उसमें नहीं बनती है, जो मैं समझता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और मैं एडमिटेडली कहना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ जितने भी हाजिर हैं सब आपको बहुत सम्मान से देखते हैं। आपकी बातें एकदम ग्राउंड लेवल की हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से आए हैं, इसमें कोई थियरिटिकल या बुकिश बातें नहीं हैं सर। तो हम आपके फ़ैन हैं सर, थैंक यू। सर मैं आपका एसी हूँ, आप मेरे फैन हैं, मैं आपका एसी हूँ सर, आप लोगों का सबका। Hello. थैंक यू सर, थैंक यू Sir, you have beautifully explained your success. हाँ सर अच्छा एक बार बुजुर्ग, No, no. एक सेकंड सॉरी। हाँ आपकी आवाज़ तेज है सर, बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 2 बार खड़े हो गए। Sir, what are the parameters which you are applying to identify a share? The parameters you are applying in the line of importance, if possible. सर पैरामीटर्स तो मेरा बड़ा सिंपल है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, मैं एक स्माइल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, SMILE। एस स्टैंड्स फॉर, मैं इसलिए स्पेलिंग बताया कि मेरे को अंग्रेजी आती है, आप ऐसा नहीं समझेगा अंग्रेजी नहीं आती है मेरे को, इसके लिए मैं बताया आपको। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। तो SMILE, तो S स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, एंड MI से मीडियम इन एक्सपीरियंस, L स्टैंड्स फॉर लार्ज इन एस्पिरेशन, एंड E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो मैं सर जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब वो कंपनी टर्नराउंड अगर होती है तो वो फास्टर दौड़ सकती है वो कंपनी, बजाय हाथी है, जैसे हाथी को घूमने में और भागने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई बिल्ली अगर है तो उससे फास्ट दौड़ सकती है, या दूसरा जानवर उससे फास्ट दौड़ सकता है, जो छोटी आकृति का हो या चीता हो तो वो फास्ट दौड़ सकता है। तो मैं जनरली पेनी स्टॉक में काम नहीं करता हूँ, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम, अभी रिलायंस इंफ्रा की बात मत कर लेना, जब मैंने बोला पेनी स्टॉक में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मार्केट कभी 10,000 करोड़ का था जब मैंने लिया था उसका। तो मैं छोटी कंपनियों में, उस सेक्टर में जो छोटी कंपनी, जैसे सेरा लिया तो उस सेक्टर में स्मॉल इन साइज थी, उस सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी सेरा थी। तो इस बोल कर मैंने ये, और भी जो अतुल ऑटो की बात हुई है जो उन्होंने बताया था, और जो दूसरा एक कंपनी एजिस लॉजिस्टिक्स की जो मैंने लिया था, वो सब अपने सेक्टर में छोटी कंपनियां थी। तो मैंने वो स्मॉल कंपनी में मैं काम करता हूँ, मीडियम इन एक्सपीरियंस की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर। कोई भी कंपनी के अंदर प्रोमोटर का जो विजिबिलिटी है, प्रोमोटर का जो एक्यूमेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो मैं मीडियम इन एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी 15-20 साल पुरानी नहीं होती तो मैं उसमें काम नहीं करता हूँ, क्योंकि 15-20 साल में मेरे को लगता है वो 4-5 बार गिर गया, बढ़ गया, और उसने अपने अनुभव से सीखा होगा। और दूसरा लार्ज इन एस्पिरेशन की, प्रोमोटर में भी कोई ऐसी उसमें एस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं लोकल से रीजनल से समझिए नेशनल से इंटरनेशनल कंपनी बनूं, वो एम्बिशन होना चाहिए उसके अंदर में, तो तब अपने को शेयर होल्डर को पैसा आएगा। और लेकिन उसके ये फायर इन द बेली होनी चाहिए, वो बेली के अलावा भी उसका मार्केट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर में वो अगर बढ़ता रहे तो मार्केट कहीं सेचुरेटेड नहीं हो जाए। तो मैं सिंपल फार्मूला ये अप्लाई करता हूँ मेरे सारे शेयरों के अंदर में, और ये है। हाँ सर। Sir, you have beautifully explained the wealth creation as an investor in the SERA. Now I just wanted to ask here from company side, Bharat Bhai is also here, and as an investor, you are in the SERA. So year to year, since all are chartered accountants, so year to year on the financial statement side, what factor you were used to see which inspired you to hold the shares? फाइनेंशियल में खाली ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ, मेरे को कंपनी जिसमें ज़्यादा डेट होता है ना सर, मेरे को उससे घबराहट हो जाती है खाली।
तो मैं ये देखता हूँ कि कंपनी के अंदर में डेट नहीं हो या मिनिमम हो, और कंपनी का कैश फ्लो जो है वो उसको डेट को रीपेमेंट करने के लिए, कैश को अपना डेट को पे करने के लिए सक्षम होना चाहिए कंपनी के अंदर में। मानिए अपने औकात से ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर में कि उसका वो उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और वो कंपनी बड़ा एक्सपेंशन कर ले। कभी कभी कंपनियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है कि कैश फ्लो आ रहा है और हम उसके अंदर में ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेते हैं। ये काम अतुल ऑटो में भी हुआ था सर, 2016-17 में। आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्टर हूँ अतुल ऑटो में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, समझिए केस स्टडी कर रहे हैं। तो 2016-17 में कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया सरप्लस भी था, 30-40-50 करोड़ रुपया कैश फ्लो भी था। तो उन्होंने अहमदाबाद में एक नया प्लांट डाल दिया उन्होंने, और वो प्लांट डाला 250 करोड़ रुपया के अंदर में। तो मेरा डिसएग्रीमेंट भी था कि इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन समझिए उसमें मार्केट भी अच्छा था, ऑटोमोबाइल का मार्केट अच्छा था, तो उन्होंने 250 करोड़ का प्लांट डाल दिया। वो प्लांट बैठते बैठते 2019 आ गया, और तब तक 19-20 तब तक कोविड आ गया तब तक। तो कोविड में ऐसा वो बैठा कि मार्केट पूरा साफ़ हो गया और कंपनी में 100 करोड़ का डेट आ गया। तो जस्ट इमेजिन कि जो कंपनी 50 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करती थी, 100 करोड़ का सरप्लस था कंपनी में, तो सोचिए वो सब साफ़ होकर 100 करोड़ का कंपनी में डेट आ गया और कंपनी प्रॉब्लम में आ गई। अब वो टर्न अराउंड हो गई कंपनी, लेकिन वो 5 साल बड़े गुजरे। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कंपनी जो है रीजनेबल, पास्ट में इसने क्या क्या काम किए हैं 15-20 साल के अंदर में, जो मैनेजमेंट ने एश्योरेंस दिए हैं वो काम किया कि नहीं किया, जो एक्सपैंड कंपनी ने किया, वो एक स्टेबल कंपनी होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन माने क्या इसको बोलते हैं, वो एक तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट का वो ठीक होना चाहिए, और कंपनी के अंदर में कोई तरह का इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो। तो मैं उसको ज़्यादा देता हूँ, महत्व ज़्यादा देता हूँ। और बैलेंस शीट में खाली मैं देखता हूँ कि रीजनेबल प्रॉफिट है कंपनी के अंदर में, आगे की ऑर्डर बुक ठीक है, आगे का मार्केट साइज ठीक है। तो आज अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं भी अगर है, जैसे जब मैं सेरा लिया था इतना प्रॉफिट नहीं था सर उसके अंदर में, लेकिन वो मार्केट साइज इतना बड़ा था, दूसरे कोई प्लेयर नहीं थे उसके अंदर में, तो वो एक एडवांटेज था। कि जैसे मैंने अतुल ऑटो लिया तो सर अतुल ऑटो बनाता था 10,000 व्हीकल बनाता था खाली, और 4 लाख या 5 लाख 3 व्हीलर बिकते थे इंडिया के अंदर में, उसमें खाली 10,000 का प्रोडक्शन करता था। तो 2.5% भी नहीं है, अब सोचिए जो वो बनाता था वो, और मार्केट ग्रो हो रहा था 5% के हिसाब से। तो 5% मार्केट ग्रोथ माने 20,000-25,000 की इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही थी हर साल। बैलेंस शीट इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं थी और डेट में नहीं थी। तो फिर मैंने ये अटेम्प्ट किया। तो इस बोलकर मैं उसमें फाइनेंशियल में खाली ये देखता हूँ कि अपनी साल 2 साल ठीक से अपना निकाल लेगी, और मैं कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं देखता हूँ कि ROC 20 से ऊपर होना चाहिए, ROE इतना होना चाहिए, इतना P रेशियो होना चाहिए, इतना उस समय मैं नहीं देखता। I was to ask that only. So whether you relate the PE multiple, EBITDA multiple with the price to hold the shares. सॉरी, PE multiple, EBITDA multiple along with the current price of the shares. मैं उसमें ज़्यादा नहीं देखता हूँ सर, उस समय मैं ग्रोथ देखता हूँ। मेरे को क्या लगता है ना कि आप जो आज के दिन जो पैरामीटर्स देख रहे हो, फाइनेंशियल पैरामीटर, ये आपका पास्ट बता रहा है आपको। फ्यूचर में अगर वो ग्रोथ आ रही है, और मैं कंपनियों को एक बात और बताता हूँ, इस बात को मैं ठीक से समराइज करने के लिए, कि मैं कंपनियों को 5-5 साल 10-10 साल तक मैं वेट करता हूँ लेने के लिए। जब मेरे को वो कंपनी, जब वो पैरामीटर जब ठीक नहीं रहते हैं, वो क्यों नहीं ठीक रहते हैं सर, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं होती है। जब प्रोडक्ट की ग्रोथ जब प्लेटो हो जाती है, तो कंपनी के पैरामीटर्स अपने आप गिरने लग जाते हैं, क्योंकि खर्चे तो सेम रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ नहीं रहा है। तो मेरा वहाँ से चालू होता है कि मार्केट साइज अगर बढ़ रहा है ना, और आज अगर पैरामीटर अगर कम है, तो ये आगे जाकर साल 2 साल में पैरामीटर ठीक हो जाएंगे, फाइनेंशियल पैरामीटर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ रहा है। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, और लोग भी उस इंडस्ट्री के अंदर में कम है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन कम है। और इतना बीमार भी नहीं है कि अगर उसको भागने का टाइम अगर आए, उसको दौड़ने का टाइम आए, तो इतना बीमार भी नहीं होना चाहिए कि वो दौड़ नहीं पाए। Okay, thank you. Sir, I am your biggest follower. No fundamental works when you invest. एक सेकंड, मैं आपकी बात का सॉरी, 1 मिनट, मेरे दिमाग में एक बात आई आपकी बात पे, मैं बता दूँ। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंपनियों को लेने के लिए 5-5, 7, 10-10 साल में वेट कर लेता हूँ कई बार। एक जगह मैंने एग्जांपल दिया था, जब भी कोई बड़ा एथलीट या जब कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन जब कोई कीर्तिमान स्थापित करता है, तो मैं उस पर नज़र लगाता हूँ। लेकिन ये तो उतार चढ़ाव है प्रकृति का। जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है या जब उसमें रिसेशन आता है, मैं उस कंपनी में, उस सेक्टर में खाली मेरे रडार पर रखता हूँ कि ये जो एथलीट एक बार एक रिकॉर्ड बनाया है, आज ये बीमार है, ये वापस कब सुधरेगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कब आएगा। जैसे क्रिकेट में भी अगर आप देख लीजिए, तो अगर आपको मालूम पड़ेगा ये आउट ऑफ फॉर्म है,
तो जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको एक बार साइड में निकाल देते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं देते हैं मैच से। मैंने हमेशा के लिए क्रिकेट कि उससे उसको नज़र में रखते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करते रहता है। जब सिलेक्टर को समझ में आता कि हाँ इसने रणजी ट्रॉफी खेली है या इसने दूसरा मैच खेला या वापस फॉर्म में आ गया, उस समय वो उसको लेकर आते हैं। तो मैं सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ कि जो कंपनी एक ज़माने में कोई अच्छा काम किया है, कोई कारण से, इकोनॉमी के कारण से, रिसेशन के कारण से, अपनी गलती के कारण से अगर वो बढ़िया नहीं कर रहा है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ, तो बैलेंस शीट देख कर तो ठीक है, फिर आप वो पी वाइज देख लीजिए तो वो अलग है, लेकिन मैं तो थोड़ा अलग ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ सर। हाँ प्लीज़ बोल भाई। Sir, I am your biggest follower and I have no fundamental works. When you invest, automatically the fundamental of that company becomes good. What makes a company quality and potentials multipliers from your experience, sir? मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। What makes your company, हिंदी में बोलना बॉस। मतलब आपकी कंपनी क्वालिटी और मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे पहचान पाती है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? वही मैं आपको बोला ना, मैं इस्माइल का फॉर्मूला फॉलो करता हूँ और मैं कंपनी को 15 साल तक फॉलो करता हूँ, 20-20 साल तक मेरे रडार पे रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ, सुदर्शन केमिकल मैंने लिया था 94 में, जब मुंबई आया था 92-4 में सुदर्शन का छोटा सा क्वांटिटी लिया था। उसके बाद में वो शेयर्स रखा, 2014 के अंदर में मैंने कंपनी को वापस लिया, क्योंकि तब तक मेरे रेडार पे थी वो कंपनी। तो मेरे को जब लगा कि अब इस कंपनी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, जो मैंने बताया कि जब कंपनी के पिगमेंट का मार्केट सुधरने लग गया, केमिकल के अंदर में रिकवरी आ गई, चाइना का डाउनफॉल चालू हो गया केमिकल के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन के कारण रेस्ट्रिक्शन आ गया था वहाँ पे, तब मेरे को लगा कि ये इंडिया के अंदर में अब केमिकल कंपनियों का या पिगमेंट्स वाली कंपनियों का सुधार होने वाला है। तब मैंने 2014 के अंदर में 3-4% उस कंपनी के लिए। तो यही बोल रहा कि वो मैं वेट करता हूँ, देखते रहता हूँ, और उनके बारे में रोज़ मतलब रेगुलर टच में रहता हूँ, इन द सेंस न्यूज़ वाइज, मैनेजमेंट के टच में नहीं रहता हूँ। हाँ। न्यूज़ वाइज उनके टच में रहता हूँ कि क्या इसमें कब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। सर, फंडामेंटल काम नहीं करते जब आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ओम इंफ्रा है, प्रीकैम्प है, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, जैसे सर आप इन्वेस्ट करते हो stocks becomes multi-bagger in few months. We can see Elecon Engineering, Precamp Infra. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पूछ रहे मल्टीबैगर कैसे हुए, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे स्टॉक्स मल्टीबैगर बनने लगते हैं। भाई ओ भाई साहब, गधे को फॉलो करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो ये समय एस इन्वेस्टर को बताया ना उन्होंने, फडणवीस जी ने अवार्ड दिया, ASS। यस सर। हाँ वो संयोग का बात है कि वो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई नो सर, बट वो एक और है सर मेरे को क्वेश्चन, जैसे कंपनीज लाइक रेलीगेयर। हाँ, अरे मेरे रेलीगेयर में मेरा अकाउंट नहीं है भाई। नहीं सर, रेलीगेयर में अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि वो कंपनी फंडामेंटल, लेकिन जब चलना होता है सर, वो कब मतलब पोटेंशियल्स कंपनी के अच्छे होते हैं, तो शुड वी इन्वेस्ट, मतलब उनके मतलब लोग के अभी ट्रेंड लाइन और ये सब फॉलो करते हैं, तो हमको ये मतलब टेक्निकली इन्वेस्ट करना चाहिए या फंडामेंटली सर? मैं आपका, मेरे को थोड़ा एक और है, लेकिन मैं अगर आपका बात समझाऊं तो फंडामेंटल पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना। yes, आप ये पूछ रहे हो फंडामेंटल या टेक्निकल? यस सर। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ टेक्निकल, मैं ध्यान देता हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल समझता हूँ, लेकिन मैं बेसिक टेक्निकल समझता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जो टेक्निकल है वो है ट्रेडिंग के हिसाब से, अगर आपका शॉर्ट टर्म अगर ध्यान हो, और अगर आपका समझो 10 साल का विजन हो, तो उसके अंदर में शायद टेक्निकल आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। आप क्लू ले सकते हो कि हाँ, कि एज ए क्लू कि हाँ इसका नया बुल मार्केट चालू हुआ गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्निकल के अंदर में आप निकल भी जाओगे। आप उसमें अगर पूरा टेक्निकल ज़्यादा करोगे तो जैसे वो ग्राफ जो दिखाया था उसमें आप निकल जाओगे, वो शेयर्स आधा हो गया, टेक्निकल आपको बोलेगा कि आप निकल जाओ, जैसे वो सर ने पूछा, तो आप निकल जाओगे, बाद में वो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो डिपेंड करता है। ओके सर। सर, हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक में आपने कौन सी कंपनी आइडेंटिफाइड किया हुआ है? कहाँ पे? हाँ? नहीं, मेरे कंपनी का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका ब्रोकर है सर यहाँ पे? काले बापू ने लेवानो छे भाई, कतला शेयर लेना छे। नहीं सर, उसमें वो ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दूसरा जवाब मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है। आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका ऐसा जवाब देता हूँ कि मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है, और सब पब्लिक डोमेन के अंदर में मैं
एक टीवी पे भी बोल चुका हूँ कि मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि आप इंडिया में देखिए और आप ये समझिए क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ जो लग्जरी होती है वो जब नेसेसिटी बन जाती है तो उसका फॉर्चून चेंज हो जाता है। एक ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन 15 रुपये का भाव था, 14 रुपया 60 पैसा लगता था, जीएसएल मैक्स और वे BPL TPL थे, आने का भी 15 रुपये, इनकमिंग भी कॉल और 15 रुपये आउटगोइंग कॉल। जब नया नया मोबाइल आया तो उस समय वो आप समझिए लग्जरी था मोबाइल फ़ोन, और वो उस समय जितनी कंपनियां थी 2014-15 तक सब कंपनियां बंद हो गई, 2013-14 तक, और जो रेट जो 14-15 चलता था वो घटते घटते 50 पैसा 60 पैसा पे आ गया, फिक्स रेट पे आ गया वो, ठीक है, डेटा फ्री हो गया, ऐसा आ गया, क्योंकि वो जो लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन गई। तो जब लग्जरी नेसेसिटी बनती है तो पॉपुलेशन उसका जो होती है वो इनेबलर हो जाती है, पॉपुलेशन उस चीज़ को वैल्यू क्रिएट करती है उसके अंदर में। तो वही मेरे को लगता है एयरलाइंस में हुआ और हो रहा है कि जो पहले प्लेन में जाते थे तो सब लोग सूट बूट पहनकर, आप भी जब पहली बार गए तो सफारी वफारी पहन के गए होंगे सर एकदम, और बोर्डिंग पास लोग लगा लेते थे पहले कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ। अभी तो हर लोग प्लेन में, जनता भी अभी जाने लगे। तो लग्जरी जो थी ना सर वो अभी नेसेसिटी बन गई है। अभी एयरपोर्ट बता रहे हैं हमको कि कितने एयरपोर्ट फुल होने लग गए हैं, एयरलाइंस में एयरलाइंस के फेयर तो बढ़ गए, फिर भी वर्ल्ड मार्केट से बहुत सस्ते हैं एयरलाइंस के फेयर। एक आपको डेटा देता हूँ, इंडिया में जैसे तकरीबन मेरे ख्याल से 500-550 प्लेन है इंडिया के अंदर में, टोटल सब जितने भी एयरलाइंस है सब मिला के। और अमेरिका में कोई साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, उसके खाली एक सिंगल एयरलाइंस के पास में 1000 प्लेन है, खाली एक सिंगल एयरलाइंस में। इंडिया में समझिए 150 एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर में, और अमेरिका में 16000 एयरपोर्ट है, 16,000, छोटे बड़े ऑफ कोर्स सब मिला के, प्राइवेट वाइवेट छोटे बड़े सब मिला कर 16,000 एयरपोर्ट है। इंडिया के अंदर में एक दिन में जितने आदमी रेलवे में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उतने इंडिया में एयरलाइंस में एक साल में ट्रैवल करते हैं। तो मार्केट साइज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल जो है वो ह्यूज है इंडिया के अंदर में। और दूसरी कंपनियों का कंपटीशन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनियां तो बंद हो रही है, आस्ते आस्ते कंपनियां बंद हो गई, गो एयर चला गया, जेट चला गया, स्पाइस जेट थोड़ी ट्रबल के अंदर में। तो मेरे को लगता है इसका जो मोमेंट है ना, ये 2014-15 में जो टेलीकॉम का मोमेंट था कि जो 14-15 कंपनियां थी वो बंद करके खाली 2.5 कंपनियां रह गई थी। वोडाफोन आधा रह गया था और जियो आ गया बाद में, और दूसरा भारती रह गया था। और उसके बाद गेम चेंज हो गया, जो 15 रुपये वाला 18 हो गया, डेटा फ्री हो गया। उसके बाद में वैल्यूशन देखिए, जियो की क्या वैल्यूशन होगी, भारती का क्या मार्केट कैप हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो लग्जरी नेसेसिटी बनती है तो वो गेम चेंजर है वो। तो मेरे को ऐसे इंडिया में बहुत सेक्टर में ऐसा लगता है, उसमें एयरलाइंस भी एक है, खाली आपने पूछा इसके बोल कर बताता हूँ। बाकी मेरे को लगता है बहुत सारे सेक्टर ऐसे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा सेक्टर है सर, उसमें भी सब गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि काम करने वाले नहीं हैं। एक ज़माने में जो 100-150 कंपनियां थी वो सब कंपनियां बंद हो गई सर, मुश्किल से 10 कंपनियां ऐसी बची है कि जिनके बीच में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने का उसके अंदर में। तो गवर्नमेंट भी थोड़ी लीनियंट हो गई है, गवर्नमेंट ने भी अभी उनको प्राइस बेटर देना चालू किया। तो ऐसे सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। अब आप समझ गए।